नमस्कार, मैं मोबिन नाज़रेत और स्वागत आपका हमारे चैनल मार्वेलस अफेयर में। मुंबई में कल एक सी होड़ सी मच चुकी है और यदि आप मुंबई में रहते हो तो 12 से 16 घंटा कार्य करना ये आपको बहुत ज़रूरी है। और तभी हम कार्य करते हैं तो हम हमारे शरीर पे, हमारे त्वचा पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। और जो आज का मुलाकात है वो बेहद ही ख़ास है क्योंकि हमारे साथ डॉक्टर अपर्णा मानवी जी, जो एक कॉस्मेटोलॉजिस्ट है और एक एस्थेटिशियन भी है, और जो स्किन का बहुत सारा इशू हमें मुंबई में देखने को प्राप्त हो रहा है। लोग क्योंकि इतना कार्य करते हैं तो वे त्वचा पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। इसको लेकर एक प्रॉपर सलाह, एक प्रॉपर सॉल्यूशन और एडवाइस वो आज हमारे साथ साझा करेंगे। डॉक्टर अपन, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल मार्वेलस अफेयर में। क्योंकि डॉक्टर, आज बात यह है कि बहुत स्ट्रेस है हमारे लाइफ में। मुंबई में आप रहते हो तो आपको पता है कि क्या स्ट्रेस और क्या डिप्रेशन होता है, क्या एंग्जाइटीज़ होता है, और लोग 12-12 घंटा कार्य करते हैं तो इसी कारण वे अपने त्वचा पर ध्यान नहीं देते हैं। तो क्योंकि आप इस फील्ड में हो, आप एक कॉस्मेटोलॉजिस्ट हो, तो मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि बहुत सारे लोगों को एक गलत धारणा है कि डर्मेटोलॉजिस्ट और कॉस्मेटोलॉजिस्ट एक ही है। तो क्या आप हमारी जनता को बता सकते हैं कि डर्मेटोलॉजिस्ट और कॉस्मेटोलॉजिस्ट में फ़र्क क्या है? बेसिकली डिफरेंस बिटवीन डर्मेटोलॉजिस्ट एंड कॉस्मेटोलॉजिस्ट आर कि डर्मेटोलॉजिस्ट वो होते हैं जो पेशेंट के स्किन इश्यूज, स्किन प्रॉब्लम, स्किन डिजीज़ को ट्रीट करते हैं, और कॉस्मेटोलॉजिस्ट या एस्थेटिशियन जो मेडिकल फील्ड में होते हैं, उनका बेसिकली ये रूल होता है कि जो भी स्किन रिलेटेड, हेयर रिलेटेड, ब्यूटी रिलेटेड जो भी पेशेंट के कंसर्न्स है, इश्यूज़ है, वो सॉल्व करे और उनको प्रॉब्लम्स को हील करे। ये बेसिकली एस्थेटिशियन या कॉस्मेटोलॉजिस्ट का वर्क होता है। डॉक्टर, आप खुद एक कॉस्मेटोलॉजिस्ट हो, एक एस्थेटिशियन हो, तो बहुत सारे जो आपके क्लाइंट्स आते रहेंगे, पेशेंट्स आते रहेंगे, तो उनका बहुत उम्मीद रहेगा आपसे कि आपको भी आपका स्किन को बहुत नरिश रखना पड़ता है, क्योंकि आप भी एक उदाहरण सेट करते हो उनके सामने। तो आप स्वयं, तभी आपका सुबह होता है और रात होती है, तो आप आपके स्किन को पूरे दिन में कैसे नरिश रखते हो? स्किन केयर रूटीन में सबसे पहले जो पार्ट है वो स्किन केयर रूटीन कैसा होना चाहिए। तो बेसिकली ये 2 टाइप में आते हैं। एक तो मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन अपना जो होता है, और सेकेंड इज़ नाइट स्किन केयर रूटीन। तो बेसिकली फर्स्ट अपन डिस्कस करते हैं कि मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन क्या होना चाहिए। मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन इज़ बेसिकली अबाउट आवर स्किन प्रोटेक्शन एंड प्रिवेंशन। सो इसमें सबसे पहले आता है क्लिंजर, मॉइस्चराइजेशन एंड सनस्क्रीन। क्योंकि क्लिनजिंग क्यों फर्स्ट आता है, क्योंकि इससे जो भी अपने स्किन में डर्ट या पोल्यूशन है वो रिमूव करने में क्लिनजिंग हेल्प करता है। सेकेंडली आता है स्किन को मॉइस्चराइजेशन, क्योंकि स्किन को प्रोटेक्शन देने के लिए और बाहर जो भी पोल्यूशन है एनवायरनमेंट में उससे प्रोटेक्ट करने के लिए मॉइस्चराइजेशन ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इन डेली रूटीन, इन डे केयर में। और लास्ट वन इज सनस्क्रीन, क्योंकि जो भी अभी इन्वायरमेंट है उसमें यूवी रेडिएशन, हार्मफुल रेस, उससे स्किन डैमेज होने के चांसेस बहुत सबसे ज़्यादा है, जिससे बहुत से लोगों को बहुत आगे चल के ब्लैकनेस, पिगमेंटेशन, बहुत से इश्यूज़ होते हैं। इसलिए डे स्किन केयर रूटीन में सबसे लास्ट बट इम्पॉर्टेंट पार्ट सनस्क्रीन का आता है। देन सेकेंड वन इज़ नाइट स्किन केयर रूटीन। नाइट स्किन केयर रूटीन में बहुत से आते हैं पार्ट्स, जैसे कि मेकअप रिमूवल हो गया, क्लिंजर हो गया, देन सीरम या स्पॉट ट्रीटमेंट, और जो भी मॉइस्चराइजेशन है वो। जो भी डेली रूटीन में ज़्यादा कॉस्मेटिक्स या जो भी मेकअप करते हैं उसको नाइट में रिमूव करना, मेकअप रिमूवर, वो इम्पॉर्टेंट है। हाँ, हालांकि जो मेकअप नहीं करते हैं वो डायरेक्टली क्लिनजिंग पे जा सकते हैं। क्लिनजिंग इसलिए क्योंकि फुल डे में जो भी ट्रैवलिंग होता है, जो भी रूटीन अपना हेक्टिक शेड्यूल होता है, उसमें स्किन बहुत डैमेज हो चुकी होती है। तो नाइट में उसको बैलेंस करने के लिए और जो भी डर्ट, पोल्यूशन, जो भी इंग्रेडिएंट्स अपने स्किन पे है उसको रिमूव करने के लिए क्लिनजिंग इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद जो भी स्पॉट ट्रीटमेंट या सीरम एप्लीकेशन अपन कर सकते हैं। अभी सीरम एप्लीकेशन के भी डिपेंड्स अकॉर्डिंग योर स्किन, आपको एक्ने प्रॉब्लम है या जो भी पिगमेंटेड प्रॉब्लम है, जो भी आपके स्किन इश्यूज़ है उसके कंसर्न डिफरेंट टाइप्स के सीरम्स अवेलेबल है, वैसे आप यूज़ कर सकते हो। और लास्ट इज़ मॉइस्चराइजेशन। मॉइस्चराइजेशन इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अपनी स्किन आगे चल के नरिश, प्रोटेक्ट रहे, इसलिए लास्ट बट इम्पॉर्टेंट नाइट में सोते वक्त मॉइस्चराइजेशन करें। डॉक्टर, हर मनुष्य का जो त्वचा होता है, जो स्किन होता है, वो बहुत ही अलग होता है।
तो ऐसा होता है कि अगर मैं डॉक्टर के पास गया या फिर मेरी मॉम या फिर मेरी दीदी डॉक्टर के पास गई तो वही लोशन वही क्रीम हम अप्लाई करते हैं। लेकिन बहुत सारे डर्मेटोलॉजिस्ट और कॉस्मेटोलॉजिस्ट का कहना ये है कि हर लोगों का स्किन अलग होता है, तो स्किन टू स्किन आपका क्रीम भी डिफ़र करता है। तो इस विषय पर आप हमारी जो जनता है, व्यूअर्स हैं, उनके लिए क्या अवेयरनेस का आपका मैसेज रहेगा? रिगार्डिंग स्किन टाइप और स्किन इश्यूज़, उसके रिगार्डिंग मैं डिस्कस करना चाहूँगी। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो पहले ये कि बहुत से लोगों को अपना स्किन टाइप क्या है वो जानना या वो पता नहीं होता है। इसके लिए सबसे पहले तो कोई भी क्लिनजिंग से अपना स्किन क्लियर करे और 30 मिनट्स वेट करे। उसके बाद आपका स्किन कैसे रिएक्ट कर रहा है, आपको कैसे स्किन फील हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग भी आपका स्किन टाइप डिसाइड होता है। तो बेसिकली स्किन टाइप्स में 5 टाइप्स आते हैं। फर्स्ट वन इज़ ऑयली स्किन, सेकेंड देन ड्राई स्किन, नॉर्मल स्किन, कॉम्बिनेशन स्किन एंड सेंसिटिव स्किन। तो पहली जो ऑयली स्किन होती है वो आपको कैसे समझेगी आपकी ऑयली स्किन है। जो ऑयली स्किन होगी वो ग्रीसी शाइनी अपीयरेंस देगी। जो ड्राई स्किन होगी वो फ्लेकी, इची और लुक वाइज एकदम अलग दिखेगी, ड्राई। सो थर्ड वन इज़ सेंसिटिव स्किन। जैसे कि बहुत से लोगों को कोई भी कॉस्मेटिक या कोई कुछ भी मेकअप यूज़ करने के बाद रिएक्शन, रेडनेस, बर्निंग या पिगमेंटेशन प्रॉब्लम्स दिखाई पड़ते हैं, तो उनकी स्किन बेसिकली सेंसिटिव टाइप में आती है। नॉर्मल स्किन हो गई, नॉर्मल स्किन नेचुरल होगी, जैसे कि क्लियर होगी, उसमें कुछ इश्यूज़ नहीं होंगे और वो शाइनी दिखेगी। और कॉम्बिनेशन स्किन, ये बहुत से इंडियंस की होती है। उसमें हाफ अपने स्किन पार्ट फेस का ऑयली शो होगा, हाफ ड्राई। स्पेशली इन दिस टी जोन पार्ट ये ज़्यादा अपने को ऑयली दिखाई देगा। ऐसे ये 5 टाइप्स में स्किन अपने को मिलेगी स्किन टाइप्स में। डॉक्टर, बहुत सारे जो लोग हैं तो उनको एक गलत धारणा है उनके कॉस्मेटिक्स और लोशन और क्रीम को लेके कि एग्जांपल अगर मैं एक लड़का हूँ तो मैं अगर रोज़ बाल में जेल लगाऊंगा तो बाद में मेरा जो बाल है वो सफ़ेद होता है। उसी तरह स्किन में भी हम अगर रोज़ क्रीम अप्लाई करते हैं, मतलब सुबह के वक्त अलग क्रीम, दोपहर के वक्त अलग क्रीम, फिर नाइट लोशन अप्लाई करेंगे, तो भविष्य में क्या हमारा स्किन ख़राब होगा? क्योंकि बहुत लोगों की गलत धारणा है क्रीम को लेकर, तो इसको आप कैसे देखते हो? रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिकॉज बहुत से लोगों का ऐसी थिंकिंग है या सोच है कि जो भी प्रोडक्ट्स या जो भी यूज़ करेंगे उससे स्किन डैमेज होगी, बट ऐसे नहीं है। प्रोडक्ट्स ये सब यूज़ कर रहे हैं जैसे सनस्क्रीन, मॉइस्चराइज़र, सीरम, ये मेंटेनेंस के लिए यूज़ होता है, ये मेकअप के पार्ट में नहीं आता। जो भी ये एस्थेटिक ट्रीटमेंट्स, कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट जो मेडिकल फील्ड में आते हैं, ये सब स्किन को प्रोटेक्शन और मेंटेनेंस देने के लिए है। तो ये तो पहली जो धारणा है जो भी लोगों की, वो रॉन्ग है, क्योंकि थोड़ा बहुत ये मेंटेनेंस और प्रोटेक्शन और नेचुरल केयर्स में आते हैं, जो हर किसी को जो भी अभी बाहर सिचुएशन है उसमें मेंटेनेंस के लिए आवश्यक है। तो जैसे कि प्रोडक्ट्स रिलेटेड बातें हुई, तो बहुत से प्रोडक्ट्स मार्केट में है, बट सभी अपने स्किन में यूज़ हो ऐसे नहीं है। अकॉर्डिंग टू डिफरेंट स्किन एंड स्किन टाइप अलग अलग प्रोडक्ट्स है और वो यूज़ हो सकते हैं। डॉक्टर, आज बहुत सारे मार्केट में, तभी आप जाते हो केमिस्ट में, हज़ारों आज प्रोडक्ट्स हैं अवेलेबल है हमारे लोगों के लिए। बात ये आती है कि एक तरफ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है जो बहुत ही महंगे आते हैं और दूसरी तरफ है जो केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट है जो सस्ते में आपको मिलते हैं। तो आपके हिसाब से व्यूअर्स को कौन से प्रोडक्ट इस्तेमाल करना चाहिए? अकॉर्डिंग टू स्किन इश्यूज, स्किन प्रॉब्लम्स और प्रोडक्ट्स यूज़ करने चाहिए। जैसे कि स्पेशली लोगों को एक्ने के इश्यूज़ होते हैं, तो एक्ने प्रॉब्लम्स में मोस्टली अगर प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं तो वो उसमें सैलिसाइक्लिक एसिड हो गया, ग्लाइकोलिक एसिड हो गया, लैक्टिक एसिड हो गया, ऐसे कंटेंट यूज़ हो ऐसे प्रोडक्ट यूज़ करो। और जो भी प्रोडक्ट लेंगे उसमें पहले तो देखें कि वो प्रोडक्ट नॉन कोमोडोजेनिक है और उसमें ऑयल फ्री कंटेंट है, क्योंकि ऑयल फ्री कंटेंट हेल्प करेगा आपके एक्ने को रिस्टोर और मेंटेन करने को। बाद में बहुत से लोगों को अभी रिसेंट में पिगमेंटेशन के प्रॉब्लम्स बढ़े हैं बिकॉज ऑफ जो भी सनस्क्रीन, जो भी सन मेंटेनेंस है वो नहीं दे पाते हैं, उससे स्किन डैमेज हो रही है। तो पिगमेंटेशंस में भी अलग अलग लोशंस और मेंटेनेंस के क्रीम्स आते हैं
जैसे विटामिन सी के सीरम्स हो गए, रेटिनॉल हो गया, कोजिक एसिड हो गए, ये सब कंटेंट्स यूज़ करें। और स्पेशली फॉर यंगस्टर्स को या जो भी एक्ने इश्यूज से परेशान है उनको एक सॉल्यूशन बोलूँगी या फिर एक बताऊँगी कि अपने एक्नेस को ज़्यादा स्क्रैच या ज़्यादा नेल्स ऐसे ये ना करें, क्योंकि जो भी एक्ने इश्यूज़ में ज़्यादा पॉपअप देते हैं उससे क्या होता है, जो स्कारिंग सब मार्क्स रह जाते हैं, तो उससे बहुत डार्क पिगमेंट और मार्क्स बाद में आपको स्किन को डैमेज करते हैं। तो स्किन प्रोडक्ट्स में यही ध्यान रखें कि जो भी स्किन प्रोडक्ट सिलेक्ट करें वो प्रॉपरली रीड आउट करके या किसी का सजेशन लेके और डॉक्टर्स का या बेस्ट जो एडवाइस करे उनसे पूछ ले अगर आपको ना पता हो। मार्केट में बहुत से अवेलेबल है, लेकिन डिटेल लेके ही यूज़ करें। तो डॉक्टर टेल अस समथिंग अबाउट योर एडवांस एस्थेटिक ट्रीटमेंट जो होता है आजकल, जो बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, उसके बारे में बताइए। जैसे कि इनका क्वेश्चन है कि एडवांस एस्थेटिक ट्रीटमेंट या एडवांस मेडिकल कॉस्मेटोलॉजी ये एग्जैक्टली है क्या। बहुत से लोगों को हालांकि ये नहीं पता है, क्योंकि ये सब अभी मॉडर्न टेक्नोलॉजी में या एडवांस थेरेपीज़ में आता है। जैसे कि स्किन की एडवांस थेरेपीज़ हो गए फॉर पिगमेंटेशन स्किन, एक्ने स्किन, डार्क स्किन, उसके लिए बहुत से अभी ट्रीटमेंट अवेलेबल है एडवांस एस्थेटिक में। जैसे ग्लोइंग थेरेपीज़ हो गए, एक्ने रिमूवल थेरेपीज़ हो गए, वाइटनिंग थेरेपी हो गया, ब्लैकनेस मेलेज्मा प्रॉब्लम्स है किसी को, स्कार्स है स्किन पे, वो रिमूवेशन के लिए ट्रीटमेंट्स हो गए, ये सब एडवांस एस्थेटिक में आता है। देन सेकेंडली किसी को मोल्स है, वॉट्स है, वो रिमूवल करना है, वो भी विदाउट सर्जिकल नॉन सर्जिकल प्रोसीजर्स में, ये भी एस्थेटिक में आ गया। ये सब नॉन इन्वेजिबल नॉन सर्जिकल प्रोसीजर्स है। बहुत से लोगों का ये भी थिंकिंग है या फिर किसी को नहीं पता है, उनको लगता है कि ये सब पेनफुल हो सकता है, सेफ़ है कि नहीं। तो मैं एज अ एस्थेटिशियन ये बताना चाहूँगी कि ये सब प्रोसीजर सेफ़ है, नॉन सर्जिकल भी है और पेनलेस है। इससे कुछ हार्मफुल इफ़ेक्ट नहीं है। जो भी एडवांस ट्रीटमेंट्स है स्किन रिलेटेड वो सब इन्वॉल्व है, और अभी रिसेंट में बहुत से और आ भी रहे हैं। ये ह्यूज वर्ल्ड है, तो आप जैसे जैसे अगर आपको नहीं भी डिटेल हो तो आप गूगल पे भी जाके सर्च कर सकते हो रिगार्डिंग मेडिकल एस्थेटिक्स, मेडिकल कॉस्मेटोलॉजी, और कंसल्ट डॉक्टर से भी पूछ सकते हो या मेरे से भी आगे चल के पूछ सकते हो रिगार्डिंग दैट। अभी इसमें बहुत से और एडवांस टेक्निक्स भी है, जैसे कि अगर किसी को आईब्रो का इश्यूज़ है, उनके आईब्रो एकदम लाइट है या है ही नहीं, तो भी वो एक ब्यूटी में आता है, क्योंकि उससे ब्यूटी बहुत अफेक्ट होती है। तो किसी को परमानेंट सेमी परमानेंट आईब्रो निकालने हैं, वो भी इसमें आता है। जैसे कि लिप के प्रॉब्लम्स हो गए, बहुत से क्रॉनिक स्मोकर्स होते हैं या किसी की बहुत सालों से मेडिसिन्स चल रही है, तो उनके लिप्स बहुत ब्लैक हो जाते हैं, उसके कारण भी उनको सोसाइटी में जॉब में इश्यूज आते हैं, वो रिमूवेशन के लिए भी थेरेपीज़ है। और ये हो गया स्किन रिगार्डिंग। बहुत से हेयर थेरेपीज़ रिगार्डिंग भी एस्थेटिक में सॉल्यूशंस है, क्योंकि रिसेंट में जो भी स्ट्रेस, डाइट, रूटीन के कारण हेयर प्रॉब्लम बढ़ते जा रहे हैं। तो हेयर प्रॉब्लम्स में भी नॉन सर्जिकल और पेनलेस थेरेपीज़ एस्थेटिक्स में है, जैसे कि एडवांस जो भी जीएफसी थेरेपीज़ हो गए, माइक्रो नीडलिंग हो गया, डैंड्रफ थेरेपीज़ हो गए, ये सब मेडिकल एस्थेटिक्स में आता है और इसके रिजल्ट्स भी अच्छे हैं। डॉक्टर, एक बात यह है कि जो हमारा चेहरा है या हमारे लिए एक ज्वेलरी है, जैसा लोग ज्वेलरी पहन के घर के बाहर निकलते हैं, पर हमारा चेहरा एक ऐसा ज्वेलरी है जो हम रोज़ पहन के निकलते हैं। तो हम हमारे स्किन को कैसे नरिश रख सकते हैं, क्योंकि आज जो एक फास्ट ज़माना हो गया है और फास्ट ज़माने में फ़ास्ट फूड हमारे डाइट में आ चुका है, तो हम हमारे डाइट पर ज़्यादा कॉन्शियस नहीं रहते हैं। तो हमारे व्यूअर्स के लिए क्या आपका सलाह रहेगा कि वो हमारे अपने न्यूट्रिशन पर कैसे ध्यान दे सकें? न्यूट्रिशंस पे या डाइट पे जो भी इनका क्वेश्चन है वो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि जैसे कि हम भले ही एक्सटर्नली जो भी क्रीम्स, लोशन यूज़ कर रहे हैं, लेकिन अपना इंटरनल जो भी पार्ट है वो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि कैसे है, रिसेंट में अभी जो भी अपना डेली रूटीन चल रहे हैं, बिजी शेड्यूल्स चल रहे हैं, उसमें स्किन हेयर के इशू इसके कारण बढ़ रहे हैं। ट्रीटमेंट्स लेते हैं लोग, उसके बाद भी इश्यूज़ हो रहे हैं।
क्यों? क्योंकि उसको मेंटेन नहीं कर पा रहे लोग। जैसे कि फास्ट फूड हो गया, उनके डाइट में ये ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। बाहर का खाना ज़्यादा खा रहे हैं एज़ कम्पेयर टू घर का खाना। फ्रूट्स ये सब कम हो गए खाने में, और पिज़्ज़ा बर्गर ये सब ज़्यादा फास्ट फूड बढ़ रहा है। तो फर्स्ट, अगर आपको स्किन हेयर लाइफ लॉन्ग मेंटेन करना है आफ्टर ट्रीटमेंट ऑल्सो, देन पहले अपना डाइट ठीक से उसको थोड़ा मेंटेन करो। ट्राई करो कि एटलीस्ट वो प्रॉपर हो। टाइम थोड़ा रात में जो भी लेट नाइट खाते हैं उनको स्पेशली, कि थोड़ा ज़्यादा भी नहीं कर सकते अगर डेली बिजी शेड्यूल में, लेकिन जितना हो सके ट्राई करो कि ज़्यादा लेट नाइट ना खाए और ज़्यादा लेट नाइट जगह ना रहे, क्योंकि स्लीप भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है इन स्किन और हेयर रूटीन। मिनिमम एटलीस्ट 7 आवर्स स्लीप इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर स्किन एंड हेयर मेंटेनेंस। सो ये सब ध्यान दें। और जो भी बेसिक मैंने जो बोला कि क्लिनज़र एटलीस्ट दिन में 2 से 3 बार अपना फेस वॉश करें, सनस्क्रीन यूज़ करें, मॉइस्चराइज़र, ये तो है ही। उसके साथ डाइट और अपना स्लीप और स्ट्रेस, ये सब फैक्टर्स भी इम्पॉर्टेंट है जो फॉलो करें। और अगर आगे चल के भी डाइट रिगार्डिंग या स्किन केयर प्रोडक्ट्स रिगार्डिंग इश्यूज़, प्रॉब्लम, ट्रीटमेंट रिगार्डिंग कुछ भी अगर आपको इन फ्यूचर लगे कि नहीं समझ रहा है, कि कुछ भी इश्यूज़ आ रहे हैं, तो आप मुझे या आपके कंसल्ट डॉक्टर्स से भी रेफ़र कर सकते हो, पूछ सकते हो कि क्या करें। क्योंकि बहुत से लोग कंफ्यूज है कि क्या यूज़ करें, क्योंकि बहुत सारे मार्केट में सॉल्यूशंस या ट्रीटमेंट्स अवेलेबल है। तो मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हो, या फिर मेरा क्लिनिक भी वर्ली में ही है। कुछ रहे तो आप पूछ सकते हो उसके रिगार्डिंग भी, लेकिन आप प्रॉपर आपके स्किन और हेयर को मेंटेन करो। क्योंकि कुछ भी ट्रीटमेंट लिया और उसको छोड़ा 1 महीना और आप सोचोगे उसको लाइफ टाइम वैसे ही रहेगी, नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि उसके साथ आपको थोड़ा मेंटेनेंस, आपका डाइट, स्लीप, स्ट्रेस, जो भी फैक्टर्स है उस पर भी थोड़ा बहुत ध्यान देना है, तो चल के वो लाइफ टाइम मेंटेन होगा। डॉक्टर अपर्णा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस खास मुलाकात के लिए। और जो भी आपने गाइडेंस दिया है हमारे व्यूअर्स को, तो उनको बहुत लाभ पहुंचेगा ऐसा हम आशा करते हैं। और बहुत सारे जो आपने सजेशंस दिए हैं हमारे दर्शकों को, तो कहीं ना कहीं दैनिक ज़िंदगी में हम इसका पालन करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।